पार्ट 1 में अभिषेक ने बताया कि आईआईटी का प्लेसमेंट छोड़ा, 2020 में अपना स्टार्टअप लॉन्च किया, बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़े, बट फिर भी स्टार्टअप चलता रहा। लेकिन एक सवाल जो पार्ट 1 में पूछा नहीं गया, फाइनेंसेस। एक स्टार्टअप के फाइनेंसेस कैसे रहते हैं पहले 1-2 साल में, फंडिंग कहाँ से आती है और एक स्टार्टअप को स्टेबल होने में कितना टाइम लग जाता है। आईआईटी का प्लेसमेंट छोड़ने के बाद भी अपना स्टार्टअप रन करा और पहले 1-2 साल में स्टार्टअप के फाइनेंसेस कैसे मैनेज करे, क्या कभी रिग्रेट हुआ इस बात का? और दूसरा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, एआई आ गया है, तो क्या एक एडटेक स्टार्टअप फाउंडर होने के बाद एआई से वो फाउंडर डरता है या फिर एआई के लिए वो एक्साइटेड है? ये सब हम कवर करेंगे इस पार्ट में। मैं हूँ आयुष लांबा और ये है द राइजिंग ब्लूप्रिंट, जहाँ बातें बड़ी नहीं, सच्ची होंगी। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाके देखो ताकि समझ में आए कि अभिषेक ने वहाँ क्या बोला, क्योंकि उस पार्ट का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो देख लिया है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का शो। तो अभिषेक, सबसे पहली चीज़ मैं यही पूछता हूँ कि स्टार्टअप के 1-2 साल कैसे थे? घर से कोई सपोर्ट आया या फाइनेंशियली कैसे मैनेज करा सब कुछ? हाँ, तो आयुष पहले 2 साल मतलब ठीक थे, उतने मतलब चैलेंजिंग थे, बट हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में सैलरी नहीं ले रहे थे। 1 डेढ़ साल तक तो हमने दोनों ने किसी ने सैलरी नहीं ली और हम दोनों ही थे सिर्फ़ 1 डेढ़ साल तक जिन्होंने काम किया था, ठीक है, फुल टाइम। और घर से एज़ सच कुछ सपोर्ट मतलब सपोर्ट मेंटली सपोर्ट था, मतलब फाइनेंशियली नीड नहीं पड़ी क्योंकि मतलब हमने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब खर्चों के लिए हम बीच-बीच में पैसे बस निकाल लेते थे। बट एज़ इन ऐसा नहीं कि हम कोई सैलरी ड्रॉ कर रहे हो। तो अभिषेक, एज़ अ स्टार्टअप फाउंडर एक स्टार्टअप बिल्ड करने में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं? जैसे कि कहीं से फंडिंग लेना या सही टैलेंट को हायर करना अपने प्लेटफ़ॉर्म के लिए, थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इस चीज़ के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं एक फाउंडर को? हाँ यार, मतलब मेनली जो तुमने बोली वही है कि एक तो वही कैश फ्लो मेंटेन करना कि कंपनी पास ऐसा नहीं हो कि सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए। एंड सेकंड जो अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसको एक ग्रोथ कल्चर मिले। और आजकल की जो जनरेशन है, जो हम जेन ज़ी बोलते हैं जिसको, दे आर लाइक कि उनको पैसे से ज़्यादा उतना मतलब पैसे हैं चाहिए ऑब्वियसली, बट उससे ज़्यादा उनके लिए कहीं न कहीं वो एक ज़्यादा बड़ा वैल्यूएबल रहता है उनके लिए कि उनको एक ग्रोथ कल्चर मिले जहाँ पे उनकी ग्रोथ हो और ओवरऑल ग्रोथ हो पर्सनैलिटी वाइज़ भी। साथ में एक जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट करें। तो वो एक मेंटेन करके रखना, एक ऐसा कल्चर मेंटेन करके रखना कंपनी में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए कि उनको जो काम कर रहे हैं उसमें उनको ग्रोथ मिल रही हो और उसके साथ-साथ उनकी पर्सनली भी ग्रोथ हो रही हो, फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो रही हो, इमोशनली भी ग्रोथ हो रही हो। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है हर एक स्टार्टअप फाउंडर को फेस करना पड़ता है। सो अभिषेक, क्या ट्यूड्यूड अभी प्रॉफिटेबल है या अभी एक ग्रोइंग फेज़ में है? और एक स्टार्टअप में फाउंडर की फाइनेंशियल रियलिटी क्या होती है? थोड़ी-सी इसके बारे में लाइट डालो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने एक स्टार्टअप शुरू कर दिया, तो एज़ अ फाउंडर आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, यू आर लिविंग अ लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, हर दूसरे-तीसरे महीने आप एक ट्रिप पे जा रहे हो। तो थोड़ा इस चीज़ के बारे में आप रियलिटी चेक दो लोगों को कि क्या होता है? हाँ यार, पहले मेरे को भी यही लगता था कि स्टार्टअप फाउंडर बनना है, बहुत पैसा होगा, पैसे कमाएँगे, मज़े करेंगे। बट हाँ, बहुत जल्दी ही समझ आ गया था ये कि वो जो फ़ेज़ है, जो पैसे वाला फ़ेज़ है, उससे पहले एक फ़ेज़ और आता है, जिसमें आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं होता। और उसके थ्रू हर किसी को जाना पड़ता है, सारे स्टार्टअप फाउंडर। कोई कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके थ्रू नहीं गया है। अगर कोई उस नहीं है, उसके थ्रू नहीं गया है, तो कहीं न कहीं उसने पहले कभी किसी स्टार्टअप में या किसी का किया होगा, जहाँ पे वो सीखा होगा चीज़ें और तब वो स्पेस के थ्रू गया होगा। तो अब मतलब टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, तो हमने भी स्टार्टिंग के जैसे मैंने बताया 2 साल तो सैलरी नहीं ली और मतलब मे बी हमारी वैल्यूएशन मतलब मे बी वी आर यू कैन से करोड़पति ऑन पेपर, बट इन रियलिटी इन कैश मतलब हम मोस्टली फाउंडर्स जो हैं वो गरीब ही होते हैं। सच कुछ नहीं होता है कि बहुत अमीर हैं फाउंडर, बहुत लग्जरी लाइफ़स्टाइल है, वो सब एक मिथ है। और जो लग्जरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं वो एक बहुत लंबे टाइम बाद वो आता है जब आप कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। मतलब काफ़ी ग्रोथ करनी पड़ती है तब जाके मिलता है वो स्टेज। वो ऐसा नहीं है कि बहुत इमीडिएट बेसिस पे आपको फाउंडर बनते ही आ जाएगा। और रहा पॉइंट ट्यूडूड के प्रॉफिटेबल होने का, तो येस वी आर प्रॉफिटेबल। तो हमने फंडिंग मतलब हमने नहीं ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल फंडिंग उठाई है इन दीज़ 5 इयर्स। तो मोस्टली हमने बूटस्ट्रैप ही किया है। बूटस्ट्रैप इफ़ यू डोंट नो कि मतलब जो पैसा हम कमा रहे हैं उसी को रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मोस्टली हमने बूटस्ट्रैप करके जो बनाया उसी से को रीइन्वेस्ट करके फिर उसी से ग्रोथ की है। अराउंड 1.5 साल से हम प्रॉफ़िटेबल तो हैं।
सो अभिषेक, यू सेड कि फंडिंग भी थोड़ी बहुत ली, जैसे बूटस्ट्रैप भी करा बट फंडिंग भी ली। सो बहुत सारे लोगों को आई गेस स्टार्ट करते ही कुछ भी ना यही दिक्कत आती है कि पैसे कहाँ से आएंगे कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। सो अभिषेक, लेट मी आस्क यू कि अच्छे इन्वेस्टर्स कहाँ से ढूंढे जाए, उसका प्रोसेस क्या होता है, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में कहाँ से पता करा जाए, और एक आप इन्वेस्टर को देने के लिए एक पिच तैयार कर रहे हो तो उस पिच में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो यार तो सबसे पहले जो हमको बाहर से जो पैसा आया था तो वो ग्रांट से ही आया था बेसिकली, गवर्नमेंट ग्रांट ही था। तो वो हमको एक एक्सेलेरेटर के थ्रू मिला था। उसके लिए हमने अप्लाई किया था ऑनलाइन, हमको पता लगा था कहीं न कहीं से, तो वहाँ पे फिर अप्लाई किया। देन हमको फिर वहाँ अप्लाई किया गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, तो उसमें कुछ-कुछ प्रोसेस होता है, इंटरव्यू और वो सब। तो वो क्लियर करने के बाद में वहाँ से हमको अराउंड 10 लाख रुपीज़ का ग्रांट आया था। मैं अपने एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि हमने एंजल इन्वेस्टमेंट रेज़ करी थी। तो वो कैसे करी, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने लिंक्डइन पे जो डिफरेंट आईआईटी आईआईएम्स के पेजेस होते हैं, उसमें जाके जो पीपल का सेक्शन है, वहाँ पे जाके एंजल इन्वेस्टर सर्च किया। तो वहाँ बेसिकली सर्च का एक फीचर होता है, तो आप जो भी लोग हैं वहाँ पे सर्च कर सकते हो, कौन को-फाउंडर है, कौन एंजल इन्वेस्टर है इनमें से। तो वहाँ पे जो भी लिस्ट आई एंजल इन्वेस्टर्स की, तो वहाँ पे उन पे लिंक्डइन पे जाके हमने पर्सनली रीच आउट करना स्टार्ट किया फॉर आवर आइडिया। फिर वहाँ से हमें अराउंड 120 लोगों को हमने रीच आउट किया होगा, उसमें से 10-12 लोगों को हम कन्विंस कर पाए। तो वहाँ से हमको उनको छोटा-छोटा हर किसी से अमाउंट रेज़ किया हमने, तो वहाँ से हमें एंजल इन्वेस्टमेंट मिली। और रही बात हमें पिच कैसे करना चाहिए, पिच में क्या डालना चाहिए, तो यार पिच इज़ ऑल अबाउट योर ब्रांड पोजीशनिंग। तो ब्रांड पोजीशनिंग अगर मैं आपको ईज़ी वे में समझाऊँ कि मैगी भी है एक ब्रांड, ठीक है, यिप्पी भी एक ब्रांड है और पतंजलि नूडल्स भी एक ब्रांड है। तीनों ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी में है काइंड ऑफ, बट स्टिल दे आर डिफरेंट। तो ये होती है ब्रांड पोजीशनिंग। आप मतलब ऑल बाकियों से सेम होके भी कैसे अलग हो, तो वो आप जितने अच्छे से कन्वे कर सकते हो ना सामने वाले को, और उसमें आप बिज़नेस कैसे बना रहे हो और कितना बड़ा बिज़नेस बना सकते हो। तो वही आपको पिच में अपने आप को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। तो अभिषेक, जैसे आपने एक पॉइंट बोला था कि अब ट्यूड्यूड एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, तो आई गेस आप अब तो सैलरी भी ड्रॉ करते होगे। तो एक एडटेक फाउंडर के तौर पे आपकी मंथली इनकम स्टेबल कब हुई, और उससे पहले का टाइम आपने कैसे निकाला? तो यार मतलब काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं फाइनेंशियली पूरे स्टार्टअप की जर्नी में। मैंने जैसे अभी बताया था, 1.5 साल पहले से हम प्रॉफिटेबल हुए हैं। तो उससे पहले वी ऑलमोस्ट डाइड एज़ अ स्टार्टअप 3 टाइम्स, मतलब बच गए, 3 बार हम खत्म होने से बच गए। फर्स्ट टाइम तो एज़ अ मतलब मैं एज़ अ कंपनी के पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम तो जो 10 लाख का हमको एक ग्रांट मिला था गवर्नमेंट से, तो दैट सेव्ड अस। तो ये अराउंड 2022 की बात होगी। और सेकंड टाइम वी लॉन्च दिस रिफंड ऑफर। तो वो एक सडनली एक आइडिया आया और फिर हमने लॉन्च किया और वो चल गया। उस टाइम पे मार्केट में बहुत नया था क्योंकि ऐसा कोई कर नहीं रहा था। तो वहाँ से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ था। तो सेकंड टाइम दैट सेव्ड अस इन 2023 और अराउंड मिड 2023। और फिर अभी जो फाइनल जो अभी थर्ड टाइम जो हमारा 2024 के एंड में, वो तो मतलब किस्मत ही है, मतलब उसको तो मैं किस्मत ही बोलूँगा कि समहाउ वी सर्वाइव्ड वाला केस है वो। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का बैंक बैलेंस ही बचा था। मतलब ऑलमोस्ट हाँ, तीनों बारी ऑलमोस्ट क्या तीनों बारी हमारा 1 महीने का बैंक बैलेंस ही बचा होगा, कभी-कभी तो उससे भी कम। तो अभी 2024 में जो हुआ तो उसमें 1 डेढ़ महीने का बैंक बैलेंस बचा था हमारे पास में। और उस टाइम पे हम ना अपस्किल माफिया कर रहे थे। अपस्किल माफिया वाज़ अनदर ब्रांड, मतलब जो हम ट्राई कर रहे थे एजुकेशन स्पेस में। तो वहाँ से हम मतलब मॉडल तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था लोगों को। तो वहाँ से इसलिए हमको कुछ-कुछ इन्फ्लुएंसर्स और उन लोगों ने भी रीच आउट किया। तो देन वी स्टार्टेड वर्किंग दो विद दोज़ इन्फ्लुएंसर्स। फिर समहाउ वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ में हमने एड्स और रन करना स्टार्ट किए। तब हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले जो स्टार्ट वहीं से हुई एंड दैट समहाउ सेव्ड अस। 1-2 इन्फ्लुएंसर ही थे स्टार्टिंग में। तो उन लोगों के साथ में हमने जब एड्स और मार्केटिंग में काम किया, तो वो चीज़ अचानक से पिकअप कर गई। तो वहाँ से फिर वो अचानक से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया था 1.5 साल पहले। तो वो फिर एक काइंड ऑफ अ मिरेकल था जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा हो जाएगा। और वी वर जस्ट वर्किंग, मतलब आप विद आवर हार्ट्स आउट, मतलब जो हम कर सकते थे ट्राई कर रहे थे करने का, कोई कैसे भी करके बचा लें चीज़ों को, और अचानक से वो चीज़ चल गई। तो उससे पहले तक मतलब काइंड ऑफ पूरा ही डाउनहिल जा रहा था चीज़ें। फिर एकदम से फिर वहाँ से जंप आया था। सो अभिषेक, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे यू सेड कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या मार्केटिंग में पैसा लगाने के बाद यू गॉट अ रियली गुड रिटर्न फ्रॉम व्हाट यू इन्वेस्टेड इन द मार्केट, बट
क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए या मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की? दोनों ही हैंड इन हैंड चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ बेच सकते हो मार्केट में लोगों को मतलब अब वैसा वाला टाइम नहीं रहा कि अब लोग इतने अनएजुकेटेड हैं। अब सब लोग एजुकेटेड हैं, सबको पता है रियलिटी। तो आप किसी को उल्लू नहीं बना सकते अब मार्केट में। तो आपको दोनों ही चीज़ें पैरेलली चलानी पड़ेंगी। आपको प्रोडक्ट पे भी काम करते रहना पड़ेगा और मार्केटिंग भी बेटर करनी पड़ेगी। तो तभी चीज़ें रन होती हैं, वरना आप कुछ टाइम तक में भी आप कमा लो पैसे मार्केटिंग अच्छी करके, बट हाँ, फिर वो काइंड ऑफ फिर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का सुना ही होगा आप, तो कंपनीज़ का प्रोडक्ट कुछ होता नहीं है, बट वो कुछ टाइम तक चलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। तो वैसा ही केस होगा। अगर सिर्फ प्रोडक्ट है बढ़िया, तो अगर आप मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा प्रोडक्ट ही अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना दो और मार्केटिंग नहीं है, आज के लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो रखा है, तो वहाँ पे फिर आप लोग तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको मार्केटिंग भी चाहिए अच्छी। तो दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेंगी बराबर। तो अभिषेक, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के पीछे क्या रिसर्च या क्या फंडामेंटल होते हैं? एज़ अ फाउंडर आपको क्या लगता है कि आपने अपना प्रोडक्ट अच्छा कैसे बनाया है, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिसर्च करते हो मार्केट में, क्या-क्या चीज़ें सोचते हो, या क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं उस चीज़ के लिए? एक तो यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो। 2 चीज़ होती है, नीड और वांट, ठीक है? अगर आप किसी नीड नीड के अराउंड फिगर आउट कर रहे हो ना प्रोडक्ट, और नीड कैसे फिगर आउट होती है? नीड अपने आप आती है आपके पास में। आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, तो आप काम करते-करते समझ रहे हो कि बात करते, काम करते लोगों से, कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको नीड समझ आएगी कि क्या चाहिए। ठीक है? तो वो चीज़ आपको वो जो फिर आप उसमें प्रोडक्ट में अपने बेटर करोगे उस हिसाब से, तो वो एक ज़्यादा राइट अप्रोच है रादर देन आप क्या सोचते हो प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, उस तरीके से। मेबी मतलब अगर आप बिल्कुल ही नई चीज़ लेके आना चाह रहे हो मार्केट में, बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेके आना चाह रहे हो और वो कहीं न कहीं आपकी प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी, उसको एक्जिस्टिंग वेज़ से कहीं बेटर वे में सॉल्व कर पा रही है। तो हाँ, वो अलग चीज़ है एक, वो एक फाउंडर पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। बट मोस्टली चीज़ें कहीं न कहीं नीड ड्रिवन होनी चाहिए रादर देन फाउंडर्स का जो वांट है उस पे ड्रिवन। मतलब प्राइस पॉइंट भी एक चीज़ है कि आप प्राइस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा रैंडम नहीं रख सकते। तो प्राइस पॉइंट भी बहुत आपको सोच समझ के रखना पड़ता है कि जितना कॉस्ट है उससे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस पॉइंट पे दें जिससे कि आप स्मूथली फंक्शन कर पाओ, स्केल कर पाओ। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी पड़ती है एक स्टार्टअप में। हाँ, मोस्टली तो यही है कि प्रोडक्ट जो भी बना रहे हो आप लोगों के लिए बना रहे हो, तो लोगों से बात करके अगर आप बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो तो आप सही सॉल्व करोगे। जैसा अभिषेक आपने बोला कि ज़्यादातर प्रोडक्ट नीड ड्रिवन होना चाहिए, और आज का एक सबसे ज़्यादा नीड ड्रिवन प्रोडक्ट है एआई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या एआई आने के बाद एडटेक वर्ल्ड में या एडटेक इंडस्ट्री में कोई फ़र्क पड़ा? और ट्यूट कैसे एआई को अपने प्लेटफ़ॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर रहा है? मतलब मैं अपने स्टार्टिंग में 2021 में अपने को-फाउंडर के साथ भी ये डिस्कस किया था कि जो एजुकेशन में जो रेवोल्यूशन हम बात करते हैं ना, कि पर्सनलाइज़ एजुकेशन होनी चाहिए, सस्ती एजुकेशन होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो ये दोनों साथ में बैठता नहीं है, एक तो पर्सनलाइज़्ड और एक अफोर्डेबल, ठीक है? क्योंकि अगर आप पर्सनलाइज़ कर रहे हो तो डेफ़िनिटली ऑब्वियसली एक पर्सन के लिए आप किसी टीचर को लेके आ रहे हो तो कितना कॉस्ट हो जाएगी उस चीज़ की। तो वहाँ पे जो एआई आता है ना, वो बहुत सही से सॉल्व कर सकता है ये गैप को। कि आप पर्सनलाइज़ दे सकते हो हर पर्सन को और सस्ते में, मतलब एक लेजिट अमाउंट में, कम अमाउंट में दे सकते हो। तो वो मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो सकती है वो लर्निंग में, वो प्रॉब्लम हर किसी बच्चे की। और हमने भी अभी रिसेंटली अपने एक कोर्स में एआई ट्यूटर बना के ऐसे लॉन्च किया है। मर्न स्टैक के कोर्स में बेसिकली एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट इफ यू नो, तो वो सब चीज़ें हम अभी एक उस एआई से हमने पूरा एक करिकुलम बनवा के और एक अवतार के एआई के अवतार से वो पढ़ा रहा है उसको। और स्टूडेंट वहाँ पे उससे बीच में इवेंट मतलब कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ सकता है, कहीं पे भी रोक के उसको। तो वो सब चीज़ें हैं उसमें। तो मतलब अभी पसंद तो आया है बच्चों को, ठीक है? जो बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफ़ी पसंद आ रहा है। ये चीज़ तो हमारी क्लियर है कि हो सकता है पॉसिबल ये कि एआई से, ऐसा नहीं है कि एआई से बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे। पसंद आ रहा है तो मतलब कुछ तो है वहाँ पे। पहले कंटेंट होता था लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे आ गई दुनिया। तो स्किल्स भी पहले लॉन्ग फॉर्म स्किल्स होती थी, लंबे टाइम तक सीखना पड़ेगा आपको, फिर आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब जो स्किल्स होने वाली हैं वो होने वाली हैं शॉर्ट फॉर्म, मतलब आप करके सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो इमीडिएट बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग सीखने के लिए, कोडिंग करने के लिए आपको पहले 20 घंटे का लेक्चर या 30 घंटे का लेक्चर देखने पड़ेंगे। एआई के आने के बाद में जैसे आपने देखा होगा कि एआई वीडियोज़ में लोग बहुत कुछ अभी से ही बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। वो मतलब वो काइंड ऑफ
इटरेटिव प्रोसेस होगा लर्निंग का, कि आप कर करके सीख रहे हो। तो अभिषेक ये चीज़ तो बहुत अच्छी कवर करी कि अब आप काम कर करके सीख सकते हो, बिकॉज व्हेन वी वर इन स्कूल हमें बुक्स पढ़नी पड़ती थी, रट्टा ज़्यादा मारना पड़ता था आई गेस। चीज़ों को बहुत बार पढ़ पढ़ के समझना पड़ता था, प्रैक्टिकली हम चीज़ों को नहीं समझ पाते थे ना, कि प्रैक्टिकली हमें कोई करके दिखाए तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एंड आई गेस मैं भी अपने टाइम पे, स्कूलिंग टाइम पे ना, यही चाहता था कि मतलब अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरे को प्रैक्टिकली वीडियो फॉर्म में कैसे करके ना देख के समझ में आ जाए, या मेरे को कोई और अच्छे से एक्सप्लेन करे। तो आई गेस एआई इस पार्ट में तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन वर्ल्ड में, एजुकेशन इंडस्ट्री में आई वुड से, कि आप अब प्रैक्टिकली चीज़ें कर करके सीख सकते हो। जैसे आपने बोला कोडिंग अगर आपको करनी है तो आपको 20 घंटे के लेक्चर नहीं चाहिए, एआई आपको साथ साथ बताता रहेगा, आप साइड बाय साइड कोड भी कर सकते हो, तो आगे आपको प्रैक्टिकली हैंड इन हैंड समझ में आता रहा है कि कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करके कैसे कैसे काम होगा। सो ये चीज़ तो बहुत अच्छी कर रहा है आजकल एआई। तो अभिषेक जैसे हम ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि एआई आने के बाद आपको 20-20 घंटे के लेक्चर नहीं चाहिए, बहुत कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि एआई आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझा सकता है चीज़ें और आप हैंड इन हैंड कर सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि एडटेक इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि अब बच्चे एआई से खुद ही चीज़ें इतनी कर सकते हैं, खुद ही इतनी चीज़ें सीख सकते हैं, तो कोई एक ट्रेडिशनल वे में कोई कोर्स क्यों खरीदना चाहेगा? ऑब्वियसली एक कोर्स की जो वैल्यू होगी वो तो हमेशा रहेगी, क्योंकि एक इंसान ने पूरा वो करिकुलम डिज़ाइन किया है, सोच समझ के किया है। और आप एआई से सीख तो सकते हो, बट मतलब एक वो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट फैक्टर हमेशा रहेगा एक इंसान पे। मतलब और रही बात उसकी कि अब बंदा अपने आप सीख सकता है, अपने आप कर सकता है, तो एडटेक प्लेटफॉर्म का काम क्या है? मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है एडटेक प्लेटफॉर्म जो है उसका बस इतना ही रोल है कि वो एक डायरेक्शन देगा। एआई इसे कर सकता है, सीख सकता है, बट एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो यही रोल प्ले करता है कि वो स्टूडेंट को क्या चीज़ प्रायोरिटी पे करनी चाहिए पहले, रादर देन किसी भी चीज़ पे जंप करने की जगह। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म आपको स्पेसिफिक पॉइंट और स्पेसिफिक वे बता देगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना चाहिए, रादर देन कि एआई आपको बता दे कि अब ये पॉइंट कवर करो, अब ये कवर करो। या फिर अगर दो लोग सेम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं तो उन्हें अलग अलग चीज़ें बताए, अलग अलग तरीके बताए करने के। सो एक एडटेक प्लेटफॉर्म एक बहुत डेफिनेट वे देगा आपको करने के लिए, और एक डेफिनेट पॉइंट सिस्टम देगा, स्ट्रक्चर देगा आपको कैसे चीज़ें सीखनी है। तो ये तो सही बात है कि ह्यूमन टच तो अब भी ज़रूरी है, बिकॉज एआई इतना परफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ सही सही बता दे या सही बिल्कुल गाइड कर दे। हाँ, ये है कि एआई आपको टॉपिक समझने में हेल्प कर सकता है, बट गाइडेंस के लिए यू स्टिल नीड अ ह्यूमन टच। सो ये तो बिल्कुल सही बात बोली। हाँ, हमारे यहाँ भी जैसे अभी मेंटर्स जो हैं वो ह्यूमन ही हैं। मतलब इफ़ वी वांटेड कि हम मेंटरशिप भी एआई को लगा सकते थे। मतलब मेंटरशिप ये नहीं है कि आप डाउट सॉल्व करवाने आए हो एक छोटा-सा, वो तो एआई भी कर सकता है। एक मेंटर का जो रोल होता है ना, वो काइंड ऑफ, अगर मैं दूसरे वे में बताऊँ, पीछे से बच्चे को गाइड करना, पीछे से बच्चे को मोटिवेट करना होता है। उँगली पकड़ के चलाना इज़ नॉट द रोल ऑफ अ मेंटर। वो उसका काम होता है कि मोटिवेट करे और उसको सही डायरेक्शन में लेके जाए। तो वो एक रोल होगा जो हमेशा इंसानों का रहेगा। सो ये तो सही बात है दैट यू विल ऑलवेज नीड अ ह्यूमन और अ टीचर दैट विल गाइड यू इनटू द राइट पाथ। सो एआई आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकता है, बट टू बी प्रिसाइज आपको एक सही डायरेक्शन एक ह्यूमन ही दे सकता है अब भी। बट आपको क्या लगता है अभिषेक कि अगले आने वाले 5 साल में एआई एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, और एज अ एडटेक स्टार्टअप आप उसके लिए क्या प्रिपरेशंस कर रहे हो? तो अभी जैसे अपनी बात हुई, जो लर्निंग प्रोसेस होने वाला है आगे, वो इटरेटिव होने वाला है, कर करके सीखने वाला है। जैसे एक स्पोर्ट्स खेलते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं, वो कर करके ही सीखते हैं ना। तो वैसे ही आगे भी जो स्किल्स होंगी फ्यूचर की, वो भी ऐसी होंगी कि आप कर करके सीख रहे हो। तो इस पे हम हमारा जितना हमें अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग का जो अप्रोच होगी ना, वो कोर्स लेड नहीं होगी, रादर देन कम्युनिटी लेड होगी। ठीक है, कम्युनिटी लेड मतलब मेरे को पता है कि ये बंदा, सामने वाला बंदा जो है मेरा बगल वाला, वो ये कर रहा है, काम कर रहा है, और उसका उसकी अप्रोच ऐसी है। जैसे मतलब एक सिंपल एग्जांपल दूँ, एआई से ग्राफिक डिज़ाइन हो सकता है अभी भी, ठीक है? और मैं अगर किसी 2 बच्चों को बोलूँ ना कि तुमको एक पर्टिकुलर एक फ्रूटी का जैसे ग्राफिक बनाना है, तो दोनों बिल्कुल अलग बनाएँगे, ठीक है? हो सकता है एक का बहुत अच्छा हो, एक का नहीं हो, ठीक है? दोनों के हाथ में एक ही टूल है, बट एक ने इतना अच्छा कैसे किया? तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी का काम आएगा ना, कि वो बच्चे जब देखेगा सामने वाले पर्सन को, उसने क्या किया या थर्ड पर्सन ने क्या किया, वहाँ से वो सीखेगा पर्सपेक्टिव। बेसिकली पर्सपेक्टिव, या मतलब उसका जो माइंडसेट है, जो वो ब्रॉड करने वाली चीज़ है, ठीक है? कि मतलब एक एक लिमिटेड थिंकिंग जो होती है एक स्टूडेंट की, जब वो देखेगा कि सामने वाला पर्सन यार ऐसे सोच रहा है, तो वो चीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं आगे वाला आने वाले टाइम में हर किसी को।
तो वो एक कम्युनिटी के थ्रू ही हो सकती है रादर देन एक कोर्स के थ्रू। सो अभिषेक, एक डर और है लोगों में कि अभी एआई आ रहा है तो लोगों की जॉब्स जाएंगी, ज़्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि लोगों की जॉब चली जाएंगी। तो अगर अभी कोई कॉलेज में है, कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है या फिर इस बारे में सोच रहा है कि कैसे स्टार्टअप एक स्टार्ट होगा, तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट और बता दो मेरे को। यार पहले तो सबसे पहले तो ना ट्राई करना पड़ेगा बहुत चीज़ें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फर्स्ट आइडिया जो है वो ही आपका चल गया। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आइडिया मतलब आइडियाज़ आर मतलब वो तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है? अगर आप किसी एक प्रॉब्लम पे भी स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपने किसी एक आइडिया पे स्टार्ट किया, बट 1-2 साल में वो आइडिया ही इतना चेंज हो गया, क्योंकि अब तो मार्केट ही इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं। पूरे के पूरे मार्केट डिसरप्ट हो रहे हैं 1-2 साल के अंदर। तो ये तो आपको ये तो नहीं रखना कि भाई किस चीज़ पे काम करूँ, क्या आइडिया होना चाहिए, ठीक है? आपको रादर ये होना चाहिए कि काम करना है बस। तो और कहीं न कहीं आपका जो आइडिया होगा, कहीं न कहीं आपकी प्रॉब्लम के अराउंड ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिया में बैठे-बैठे आप अफ्रीका के लोगों के लिए सोच रहे हो, ठीक है? वो तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो आपको देखना पड़ेगा अपने लाइफ़ के अराउंड, आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, उसके अराउंड, और उसमें ही देखना पड़ेगा कि कौन-सी प्रॉब्लम है जो आप बेस्ट सॉल्व कर सकते हो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। मतलब देयर इज़ नो वन रोड मैप, ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक तरीका है, बट माइंडसेट तो एक ही होता है, जो भी जितने भी स्टार्टअप फाउंडर होते हैं। वो आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कहीं न कहीं, वो नेवर गिव अप वाला या फिर हमेशा रिलेंटलेस रहने वाला, कि कहीं न कहीं करना ही है मतलब एनी हाउ। तो वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास में दूसरा, नेवर गिव मतलब गिव अप वाला ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए माइंड में। तो फिर कर ही लोगे आप, कभी ना कभी तो कर ही लोगे। तो वो काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीच लगेगा, बट हाँ, यही रियलिटी है, करना है तो कर ही लोगे कभी ना कभी। हाँ, तो रही बात अगर आपको कोई आइडिया आ गया अब और आप उसको एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हो, तो आपको क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ीक्यूट करने की? तो आई एम अ बिग बिलीवर, मैं पर्सनली बिग बिलीवर हूँ लीन अप्रोच के लिए। लीन अप्रोच इफ आई टेल यू, तो बेसिकली क्या होता है, आप एक किसी भी आप आइडिया है ना, उसको एक बहुत सिंपल बना के पहले तो एक माइंड में एक बहुत सिंपल ब्लूप्रिंट कि मिनिमल तरीके से आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ऐसा कुछ बना के फिर आप उसको मार्केट में लॉन्च करके उस पे रिएक्शन देखते हो, ठीक है? अगर उस पे रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है देन आप उसको और ज़्यादा काम करते हो, प्रॉपर एक प्रोडक्ट बनाने की तरफ लेके जाते हो। अकॉर्डिंग टू मी आपको जो भी अगर आइडिया है, तो आप पहले तो फिगर आउट करो कि कैसे मैं इसको वैलिडेट कर पाऊँ मार्केट में ले जाके, कि हाँ भाई ये राइट प्रॉब्लम भी है सॉल्व करने के लिए, या फिर मैं कहीं ये गलती ना कर दूँ कि मतलब 1 साल बिल्ड करूँ प्रोडक्ट को, बहुत बढ़िया-सा चमका दूँ एकदम उसको, फिर मैं लॉन्च करूँ और फिर बाद में पता लग रहा है कि लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। वो बहुत गलत अप्रोच है। और लोग अगर को लोगों की एक्चुअल नीड है ना, तो वो कैसा भी प्रोडक्ट है बेकार से बेकार, लोग पे करेंगे, लोग पे कर भी देंगे, ठीक है? तो अभिषेक, आज आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें बताई कि एक स्टार्टअप फाउंडर का माइंडसेट क्या होता है, स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, फंडिंग कहाँ से आती है, और अगर आपको सही एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं या सही टैलेंट हायर करना है अपने स्टार्टअप के लिए, आप वो कैसे करते हो, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे क्या-क्या माइंडसेट होता है या आपको प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना चाहिए। बट अभिषेक, मैं अब भी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जाते-जाते, अगर आप किसी स्टार्टअप फाउंडर को एक चीज़ बताना चाहो उसके स्टार्टअप शुरू होने से पहले, या फिर एक ऐसी चीज़ जो कोई आपको बता देता है एक स्टार्टअप शुरू करने से पहले, तो वो चीज़ क्या होती? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त अगर आप स्टार्टअप करने का डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वर्थ अ वाइल जर्नी फॉर यू, ठीक है? बट बस यही है कि हार मत मानना। एक तो ये चीज़ हार मत मानना कभी, और दूसरी एक विशफुल थिंकिंग मत रखना। कि विशफुल थिंकिंग ये होता है कि आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा और एक्सपेक्ट करते हो, बट नहीं होता तो आपको दुख होता है, ठीक है? तो वो एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसी चीज़ें आपको मतलब अगर मान लो कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि अगले 2 साल में आप ऐसा कुछ कर दोगे, ठीक है? और आपका अभी करंट लेवल उस लेवल को मैच ही नहीं कर रहा है, तो फ़ोकस करो रादर देन कि करंट लेवल जो है आपका, उसको इंक्रीज़ करने पे। और करंट में जो आप हो, वो हर तरीके से आपको ग्रो करना पड़ेगा एज़ अ फाउंडर। अब ऐसा नहीं है कि आप एज़ अ कोडर कि आप बस कोडिंग में ही अच्छे हो, ठीक है? और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता बाकी चीज़ों से, ठीक है? पर्सनली या कैसे हो, वो सब चीज़ें आपके लिए वैल्यू नहीं करती। वो सब भी वैल्यू करना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा हर तरीके से और अडैप्टेबल होना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। क्योंकि इतना तेज़ी से मार्केट जितना चेंज हो रहा है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो उस मार्केट में। तो वो एक सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक माइंडसेट है जो अपना फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। आपको चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको हमेशा ऑल टाइम आपको ये रेडी रहना पड़ेगा कि कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं है कि भई हमेशा अच्छी लाइफ़ चलेगी। दिक्कतें हर एक पॉइंट के बाद दिक्कत आती है।
तो वो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। बट हाँ, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इट विल बी वर्थवाइल। जितना भी आप एक्सपीरियंस करोगे, भले ही हाई हो या लो हो उस जर्नी में, तो वो सब एक वर्थवाइल होगा और कुछ ना कुछ आपको एक बहुत डीप आप में एक चेंज आएगा जो आप फ़ील करोगे ओवर द टाइम, जो आपको एक स्टार्टअप सिखाता है। वो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल 1 डेढ़ 2 साल के अंदर आपको वो चेंज आप अपने अंदर दिखने लगेगा। बट 3-4 साल के अंदर आप नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे खुद में कि हाँ भाई, मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ अभी तक। वो चेंज है ना, तो वो आपके लिए एक रियल ट्रेज़र है। पैसा, फ़ेम, मनी वो सब तो आपको मिल ही जाएगा। तो बट वो चीज़ वैल्यू की नहीं होती। वैल्यू की जो चीज़ है वो वही है कि आपके अंदर से आप क्या हो। वो चीज़ जो आप बाद में देखोगे ना, खुद दैट थिंग यू विल चेरिश फॉरएवर। सो ये था द राइजिंग ब्लूप्रिंट का आज का शो अभिषेक गंगवार के साथ। एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस शो से अपने साथ लेके जाओ, अभिषेक ने कहा था कि आपको सबसे बड़ा रिस्क तब होता है जब आप टेक्नोलॉजी और लोगों के साथ इवॉल्व ना हो पाओ या अडाप्ट ना हो पाओ। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या ऑलरेडी स्टार्टअप शुरू कर चुके हो। और द राइजिंग ब्लूप्रिंट पे और ऐसे लोगों की स्टोरीज आने वाली है, कॉमेडियंस, आर्टिस्ट, स्टार्टअप फाउंडर्स या फिर अलग तरीके के बिजनेसमैन या फिर कोई और प्रोफेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो और बताओ कि सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें अभिषेक की बातों में से। कमेंट सेक्शन में डालो, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा।